हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूना पैक्ट के विषय में और सांप्रदायिक अवार्ड क्या था और उसके बाद में किस प्रकार से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता किया गया पूना में, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं और प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर मुख्य रूप से जो बात रखी गई है वह सांप्रदायिक मांगों को लेकर के है। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल जो उनको पहले ही प्राप्त हो चुका है उसको और आगे कंटिन्यू करने की बात करते हैं वो अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में। इसी प्रकार से डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की तरफ से जो प्रतिनिधि गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी डिप्रेस्ड क्लास के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी है। और इन चीज़ों को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी बिना निर्णायक स्थिति में पहुंचे हुए ही स्थगित हो गया। वहां पर आपने देखा था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सभी से एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए जिसमें ये लिखा गया था कि चूंकि आप सभी लोग एक निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए सरकार अब अपनी स्वेच्छा से आपकी मांगों का विश्लेषण करके जो भी निर्णय करेगी वो आप सभी को मान्य होगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो फिर उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने वहाँ पर रखी गई सभी मांगों का विश्लेषण किया और उसमें से कुछ मांगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया और उस घोषणा को 1932 में जारी किया गया, जिसमें कि उन ज़्यादातर मांगों को मान लिया गया था जो कि सांप्रदायिक मांगों से संबंधित थी, जैसे कि पृथक निर्वाचक मंडल। वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो एक मांग रखी गई थी कि दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए, उसको भी मान लिया गया था। और पिछले कुछ अधिनियमों में जो सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, मुस्लिम्स को जो पृथक और विशेष निर्वाचक मंडल दिए गए थे, उनको भी आगे जारी रखने की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा की गई थी इसमें सांप्रदायिक बातें ज़्यादा थीं, अन्य बातें बहुत कम थीं। इसीलिए इस जो घोषणा है उसे कहा गया कि ये एक सांप्रदायिक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड है। और इसके लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वो इसके बहुत विरोध में थे कि इस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से। तो वह इसको विरोध में जो है अनशन पर बैठ गए। आपको हमने बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब महात्मा गांधी वापस आए थे तो वो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। इस वजह से उनको जनवरी 1932 में ही गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो जिस समय ये घोषणा हुई 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की, उस समय वो पूना जेल में बंद थे और वही पूना जेल से उन्होंने पत्र लिखा वायसराय को और भारत सचिव को कि इस प्रकार का जो निर्णय किया गया है ब्रिटेन से उसे वापस लिया जाए और मैं इसका विरोध करता हूं। तो वायसराय ने जवाब दिया कि यदि आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं, अन्यथा इसमें सुधार किए जाने की संभावना नहीं है। यह सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकता है कि जो भी पार्टियां इससे संबंधित हैं, जो भी वर्ग इन घोषणाओं से संबंधित हैं, वह यदि आपसे समझौता कर लेती हैं तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इतनी बात को आपने समझा। सबसे पहली चीज़, पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि सांप्रदायिक अवार्ड कब आया था और इसे सांप्रदायिक अवार्ड क्यों कहते हैं। तो इसमें उत्तर आपका होगा 1932 में आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है वर्ष का। 1932 में आया था। और किस गोलमेज सम्मेलन के बाद में आया था, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो तृतीय सम्मेलन अभी नहीं हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमने दो चीज़ें स्पेशली आपको बताई थी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में वहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के जो है असहमति हो गई थी। उसके बाद ही ये सांप्रदायिक अवार्ड आया है। और सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? ये एक घोषणा थी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। और इसको सांप्रदायिक अवार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घोषणा में उन्होंने द्वितीय गोलमेज में रखी गई
तमाम सांप्रदायिक बातों को मान करके ही उसके अनुसार ही प्राविधान बनाए थे, इसीलिए इसे सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। अब देखिए ये कब आया, तो इसकी डेट भी पूछी जाती है आपसे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, पहला पॉइंट आपका यही रहेगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन के बाद आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कब आया? 16 अगस्त 1932 को। एक डेट आपको याद रखनी, वैसे डेट कम ही आपको याद रखनी होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डेटें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 16 अगस्त 1932 को आया था। किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो ये किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। की घोषणा, और इसी घोषणा को क्या कहा गया? सांप्रदायिक अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट। अब देखिए सबसे मुख्य चीज तो यह है कि इस सांप्रदायिक पंचाट में आखिर था क्या। तो जो सबसे मेन चीज है वो ये थी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति को भी पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। देखिए यहां पर ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो अनुसूचित जाति शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये शब्द कब आया है? ये शब्द आया है 1935 भारत शासन अधिनियम। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, शासन अधिनियम जो अभी आएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और किन शब्दों के स्थान पर इसको लाया गया था? देखिए जो डिप्रेस्ड क्लास यानी जो पिछड़ी हुई जातियां थी, जिनको उस समय दलित कहा जाता था या वंचित कहा जाता था या अस्पृश्य कहा जाता था, या गांधी जी एक और शब्द लेकर के आए थे हरिजन। तो इस प्रकार से तमाम शब्द थे उन जातियों के लिए जो शोषित थी, वंचित थी। 1935 के अधिनियम में उन सब जातियों को एक कैटेगरी बना करके, एक लिस्ट यानी अनुसूची बना करके लिस्टेड कर दिया गया, और तभी से उन सभी जातियों के लिए एक शब्द कहा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति। उसमें जनजातियों को भी रखा गया था। तो उसी डिप्रेस्ड क्लास के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी इस सांप्रदायिक अवार्ड में, घोषणा में। और दूसरी चीज, मुस्लिम को भी, मुस्लिम इनको भी पृथक निर्वाचन दिया गया। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम को तो पहले से ही 1909 से ही प्राप्त था। तो हर एक जब अधिनियम आता था, अगला जब भारत शासन अधिनियम या जो भी प्रावधान आता था, तो रिन्यूअल भी होती थी ये चीज़ें। तो यानी कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि ऐसी मांग की जा रही थी कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, ऐसा मांग रही थी कांग्रेस। तो यहाँ पर उसको समाप्त ना किया गया बल्कि आगे बढ़ाया गया। और किनको किनको दिया गया पृथक निर्वाचन? तो उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन है, ये भारतीय ईसाई हैं। सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि को भी और कुछ विशेष निर्वाचन आपको हमने बताए थे। व्यापारी वर्ग को भी दिए गए थे। व्यापारी विश्वविद्यालय यानी कि वाणिज्य, व्यापार, जमींदार आदि को विशेष निर्वाचन दिए गए थे।
विशेष निर्वाचन, और यहाँ पर कुछ महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण, ये प्राविधान थे जो सभी सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। अब देखिए ये फ्रेश है, ये जो दिया गया ये 1932 में ही दिया गया है, अभी नया। ये जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन है ये आपको पता है कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार से चला आ रहा था, मार्ले मिंटो से ही है, ये इसको वहीं से प्रारंभ कर दिया गया था। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि को जो है आपने देखा था कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब लाए गए थे तो उसमें इनको भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सबसे प्रमुख एक नई एंट्री हुई है वो ये हुई है, और महात्मा गांधी ने इसी के लिए अनशन स्टार्ट कर दिया कि जो अनुसूचित जातियों को यानी दलितों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है मैं इसका विरोध करता हूं, और जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। और वायसराय और भारत सचिव की तरफ से क्या जवाब आया कि हम इसको अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन की संसद से पास होकर के आया है। इसमें अब संशोधन तभी किया जा सकता है यदि इससे संबंधित जो वर्ग है, यानी कि इससे संबंधित है डिप्रेस्ड क्लास पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये मांग रखी थी, यदि वो आपसे समझौता करके इसमें कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आ गई डॉक्टर अंबेडकर पर। महात्मा गांधी ने सितंबर महीने में 20 सितंबर से अनशन शुरू कर दिया और कहा जब तक कि डॉक्टर अंबेडकर हमसे समझौता नहीं करेंगे, इस चीज़ को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। यानी आमरण अनशन पर वो बैठ गए। तो देखिए यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि इस सांप्रदायिक अवार्ड में प्राविधान क्या थे। कुछ और भी प्राविधान थे लेकिन यहाँ पर आपको पूना पैक्ट हमें समझाना है, तो पूना पैक्ट में विशेष करके आपको इस प्राविधान पे ही ध्यान देना है, इसी से संबंधित था। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन उठता है, जब आलोचना की जाती है महात्मा गांधी की और जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, यानी कि अस्पृश्यों के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया है, उसमें गांधी के प्रयासों को जो है डॉक्टर अंबेडकर खंडित करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयासों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। खैर वो आगे की बात है। तो यहाँ पर हम पूना पैक्ट को अब समझेंगे। गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया है और अब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भारी दबाव जनता के द्वारा और विभिन्न नेताओं के द्वारा बनने लगा है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक विश्वविख्यात और भारत के टॉप लीडर्स में थे। तो यदि वो मर जाएंगे इस वजह से तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात होगी और शायद इसका खामियाजा जो है डॉक्टर अंबेडकर भी समझ रहे थे कि इसका एक और बड़ा घातक परिणाम हो सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। देखिए जब कोई बहुत बड़ा नेता आपसे समझौते के लिए इस प्रकार की हट पर आ जाता है तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि यदि मेरी वजह से इस नेता की मृत्यु हो गई, यानी आमरण अनशन पे महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, और यदि हम इस समय समझौता नहीं करते हैं और यदि गांधी जी की मृत्यु हो जाती है इस वजह से, तो फिर इस मृत्यु का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर आएगी और हमारे समाज पर आएगी। तो हम जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, जिनके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो फिर शुद्ध नहीं रह जाएगा, यानी कि वो जो हमारी लड़ाई है वो पवित्र नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जो है समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस समय वर्तमान में हम समझौता करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यह समझौता करके हम अपने समाज को धोखा देने वाली जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन समझौता के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और समझौता कराने में विशेष करके तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी इत्यादि नेताओं का उल्लेख है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, जो
महात्मा गांधी हैं वो अनशन शुरू करते हैं। महात्मा गांधी कहाँ पे? पूना। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पूना की यरवदा जेल में क्या इन्होंने शुरू कर दिया? आमरण अनशन। ये शुरू किया इन्होंने 20 सितंबर 1932 को। 16 अगस्त को आया ये अवार्ड आया 16 अगस्त 1932 में, और 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर पर समझौते का भारी दबाव। क्योंकि अगर समझौता नहीं करते हैं तो भारत के एक सबसे प्रमुख, जो उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर अंबेडकर पर आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय आदि बहुत सारे नेताओं से एक बहुत लंबी बहस के बाद में, यानी बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हुआ। महात्मा गांधी का पक्ष था कि चूंकि दलित हिंदू समाज का ही एक अंश है, इसीलिए यदि इनको अलग से पृथक निर्वाचन देते हैं यहाँ पर, तो आने वाले समय में हिंदू विभाजित हो जाएंगे, दो बन जाएंगे, इसमें से धड़े हो जाएंगे। ये उनका तर्क था। डॉक्टर अंबेडकर का ये तर्क था कि आप सिर्फ जो है डिप्रेस्ड क्लास के निर्वाचन मंडल के लिए ही भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो यदि भूख हड़ताल कर ही रहे हैं तो इसी में आप मोहम्मद अली जिन्ना को भी क्यों नहीं बुलाते हैं? यानी कि मुस्लिम लीग को जो मिला हुआ है, मुस्लिमों को जो मिला हुआ है पृथक निर्वाचक मंडल, सिखों को मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है इस तरह का, तो उन सबको आप फिर इसमें क्यों नहीं शामिल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है? तो कहीं तक डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन उस समय अब चूंकि गांधी जी भी बहुत जिद में थे कि हम अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि समझौता नहीं होगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां थी, बहुत तर्क वितर्क थे, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना समझना है कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, डॉक्टर अंबेडकर पर भारी दबाव बनाया गया और समझौता यहाँ पर हो गया। तो 24 सितंबर यानी 5वें दिन 1932 को समझौता। अब जो समझौता हुआ, अब देखिए पृथक निर्वाचक की बात है इसमें कम्युनल अवार्ड में, तो ऐसे आप सिर्फ समझौता करके, यदि मान लिया आप दबाव बना रहे हैं समझौता करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उस समय डिप्रेस्ड क्लास को यानी दलितों को ऊपर लाने के लिए कुछ आरक्षण की ज़रूरत है, कुछ अधिक आरक्षण की ज़रूरत है। इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकते और महात्मा गांधी ने भी इनकार नहीं किया। उनका मतलब ये था कि पृथक निर्वाचन न हो, बल्कि इसके लिए हम एक अदर सिस्टम पर, एक दूसरी व्यवस्था पर बात करेंगे जो उनकी नज़र में इससे ज़्यादा बेहतर थी और शायद आगे चल करके वो एक बेहतर व्यवस्था के रूप में निकली भी और वर्तमान संविधान में वो व्यवस्था लागू है। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर की गई? वर्तमान संविधान में किसी भी व्यक्ति को अब पृथक, किसी भी वर्ग को अब पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली है वो प्राप्त नहीं है। हाँ, आरक्षण प्राप्त है, तो वही आरक्षण की बात यहाँ पर की गई कि पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण की बात कर ली जाए। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर की गई? समझौता हुआ और इस समझौता को कहा जाता है पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पूना में ये समझौता हुआ था और इसको यरवदा करार भी कहा जाता है। यरवदा करार, क्योंकि यरवदा जेल में थे गांधी जी, वहीं पर ये करार हुआ यानी समझौता हुआ। तो इसको कई नामों से पूछा जाएगा, कंफ्यूज न हो। पूना पैक्ट, पैक्ट की जगह समझौता,
शब्द भी आ सकता है, पूना समझौता, पूना पैक्ट, यरबदा समझौता, यरबदा करार, यरबदा पैक्ट, ये सभी एक ही शब्द हैं। गांधी अंबेडकर समझौता इस तरह से भी आ सकता है। तो इसके प्रावधानों को हम समझें कि इसमें क्या क्या किया गया था, तो इससे पहले कुछ और फैक्ट पे बात कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। तो इस पे पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किसने किसने किए थे ये पूछा जाता है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर, पहले छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके प्रावधानों पर बात करेंगे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर BR अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मदन मोहन मालवीय, क्योंकि सभी को पता है कि ये समझौता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो आपको लगेगा कि इस पे महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए होंगे, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किए थे। तो यहाँ पर नोट कर लें, गांधी जी की तरफ से। वो अनशन पे थे, जेल में थे, तो उन्होंने दस्तखत किए थे, और इधर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तखत किए थे। इसमें प्रयास किनका किनका था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रयास डॉक्टर अंबेडकर ने इस समझौता के लिए जिन दो व्यक्तियों के नाम अगली मीटिंग में कहे थे कि इनके प्रयासों से ये समझौता हो सका है, इस पूरे समझौते का जो श्रेय है वो दो व्यक्तियों को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ही दिया था। तो उनके नाम है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू समझौता करवाने में बहुत आगे थे। गांधी इरविन समझौता भी इन्होंने करवाया था और ये वाला भी। और दूसरे व्यक्ति थे सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी के संबंध में यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जिस समय पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हो रहे थे तो इन्होंने जो है डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। पूछा गया है प्रश्न एक दो बार, तो इसको नोट कर ले, बदल ली थी। बहुत ज़्यादा इनको खुशी थी उस समय इस समझौता हो जाने की। तो भावावेश में आकर के डॉक्टर अंबेडकर से कलम अपनी बदल ली थी, यानी उनकी कलम आप खुद ले ली और अपनी कलम उन्हें दे दी थी। पर प्रश्न एक दो बार पूछा गया है कि किसने कलम चेंज कर ली थी। तो ये हैं फैक्ट कुछ जो आपको याद रखने हैं। और गांधी जी ने यहाँ पर एक बयान दिया था, जो बयान कोटेशन के रूप में पूछा जाता है। वो बयान क्या था? गांधी जी ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर से कि आप जन्म से अस्पृश्य हैं, लेकिन मैंने अस्पृश्य होना स्वीकार किया है। तो ये कोटेशन पूछा जा सकता है। स्टेट PCS में एक दो बार प्रश्न ये पूछा गया है कि किसने ये कहा था, कि डॉक्टर अंबेडकर से कहा था, किससे कहा था, कई तरीके से आ सकता है, और किसने कहा था, कब कहा था। तो ये पूना पैक्ट के समय महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा था कि आप जन्म से अस्पृश्य हैं, लेकिन मैंने अस्पृश्य होना स्वीकार किया है। आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पूना पैक्ट के समझते हैं कौन कौन से प्राविधान थे, क्या क्या चीज़ें इसमें की गई थी। तो बहुत इजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समझौता हुआ क्यों था। समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि पृथक निर्वाचन की मांग को निरस्त किया जाए। तो यहीं पर सबसे पहला जो प्राविधान इसमें किया गया वो था कि पृथक निर्वाचन की मांग को वापस किया जाए। यानी कि जो पृथक निर्वाचन का जो सिस्टम इसमें आया है उसको जो है वापस कर लिया जाए, यानी इसे समाप्त कर दिया जाए। इसको आप समाप्त लिखें, इसको समाप्त कर लिया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि इस चीज़ को आप वापस ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, चलिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को हम छोड़ते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। यानी कि हमको अब दलित समाज को ऊपर लाने के लिए अगर ये नहीं मिलेगा तो इसकी जगह में, यानी इसके एवज में आप हमें क्या देंगे महात्मा जी। तो गांधी जी ने कहा कि इसकी जगह पर आपको दिए जाएंगी सीटें,
और वो सीटें क्या हैं वो आप यहाँ पर देखें। इसके स्थान पर जो प्रांत हैं, प्रांतों में 71 की जगह, देखो इस पृथक निर्वाचन से उनको 71 सीटें मिल रही थी, तो कहा कि 71 आपको मिल रही थी तो उसकी जगह हम सीटें आपको लगभग दुगनी सीटें दे रहे हैं। प्रांतों की जगह 71 की जगह 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी आपके लिए। सीटें आरक्षित, पहले आपको इतनी ही मिल रही थी, अब आपको इतनी सीटें मिलेंगी। और सेंटर में भी जो केंद्र है वहां पर 18 सीटें रिजर्व की जाएंगी। केंद्र में 18 सीट, अठारह स्थान रिजर्व रहेंगे। अब देखिए यहां पर यह बात तो कही गई कि 148 सीटें आपकी आरक्षित की जाएंगी, लेकिन आरक्षण होने में और पृथक निर्वाचन होने में एक अंतर है। हमने आपको बताया था कि पृथक निर्वाचन में मतदाता और उम्मीदवार वो दलित ही होते, दलित ही वोट करते और दलित ही मतदाता यानी दलित मतदाता होते और उन्हीं का प्रत्याशी होता। तो इसमें आरक्षण में प्रत्याशी, अब यहाँ पर जो मतदाता हैं वो तो सभी लोग होंगे, अन्य वर्ग के लोग भी वोट करेंगे और दलित भी वोट करेंगे, तो यहाँ पर अन्य वर्ग के लोग अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं उसी में। हमने आपको ये चीज़ समझाई भी थी क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी एक काट का प्राविधान इसमें किया गया। देखिए जब पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, यहाँ पे समझें आप, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार और मतदाता ये दोनों ही जो हैं वो दलित होंगे, उसमें दलित ही शब्द कहा गया, तो ये दोनों ही दलित होंगे। तो इसमें क्या होगा, उम्मीदवार जो होंगे वो असली होंगे, क्योंकि दूसरे वर्ग के लोग अब उसमें अपना कोई डमी उम्मीदवार नहीं रखेंगे क्योंकि वो वोट ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो आरक्षण वाला है, जिसमें सीट आरक्षण होती है, उसमें उम्मीदवार तो दलित होगा। उम्मीदवार कौन होगा, दलित यानी अनुसूचित जाति आप लिख लें। और जो मतदाता होंगे, मतदाता वो सभी होंगे, ये आरक्षण में होगा। यानी जीतेगा आपका ही प्रत्याशी, लेकिन वोट सभी लोग देंगे। यही वर्तमान में अपने वहाँ भारत में चुनाव में आरक्षण में सिस्टम है, और पृथक में ये होता था। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आया कि यदि मतदाता सभी होंगे, तो यदि मतदाता चाहेंगे तो हमारा जो प्रत्याशी होगा, मान लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सीट है, आरक्षित है, और वहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास हैं वो चाहते हैं कि एक्स प्रत्याशी हमारा एक अच्छा प्रत्याशी है, वो जीते। इसको सभी शेड्यूल कास्ट के लोग पसंद करते हैं, एक्स प्रत्याशी को वो खड़ा करते हैं। लेकिन जो अन्य वर्ग के लोग हैं जो एक्स को नहीं जीतने देना चाहते हैं, वो एक वाई प्रत्याशी को वहाँ पर खड़ा करवा देंगे, यानी उसको भी टिकट दिला देंगे। वही प्रत्याशी होगा तो उसी में से, यानी होगा, चूंकि सीट आरक्षित है तो होगा तो वो भी अनुसूचित जाति का। लेकिन अब यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग समर्थन वाई का कर देंगे, सभी लोग मिल करके वाई का समर्थन कर देंगे। और यदि इनकी संख्या में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, क्योंकि कुछ तो ये वाई, चूंकि ये भी एससी है, तो कुछ वोट तो इधर से भी ये ले लेगा और यहाँ की सारी वोट बंद करके इधर चली जाएगी, तो वही प्रत्याशी जीत जाने की संभावना हो जाएगी। तो जब वही प्रत्याशी जीत जाएगा, तो चूंकि वही प्रत्याशी अन्य लोगों के द्वारा प्रायोजित था, तो वो इनके हित की बात करेगा। और वो हो सकता है कि ये जो वास्तव में जिनके लिए सीट आरक्षित की गई थी, उनके हित की बात वो ना कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर अन्य लोगों का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती थी। यहाँ पर चूंकि अन्य मतदाता ही नहीं है, तो इस प्रकार की संभावना बनने की कोई लिमिट, चांस ही नहीं है।
तो अब ये वाली समस्या यहाँ पर कैसे दूर की जाए, इस पे बात आ गई कि डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रश्न उठाया कि यहाँ पर ये समस्या जो आ रही है इसकी काट क्या की जाए। तो वहाँ पर एक पैनल सिस्टम बनाया गया। पैनल सिस्टम ये था कि डबल वोट का प्रावधान किया गया कि जो दलित हैं उनको 2 वोट का सिस्टम एक बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि जैसे कि एक सीट है, सिर्फ समस्या यही तो आ रही है कि जो प्रायोजित प्रत्याशी है उसको आपको हटाना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एससी वोटर भी है और जनरल वोटर भी है। मान लेते हैं एससी के प्रत्याशी भी कुछ खड़े होंगे, मान लिया एक्स वाई जेड। जनरल के एक्स वाई जेड मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। मान लेते हैं इतने प्रत्याशी मैदान में आए। यहाँ पर बी और सी ये जनरल के द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी हैं, बी और सी। अभी ये बात ओपन नहीं है, लेकिन जनरल वालों ने बी और सी 2 प्रत्याशी इन प्रत्याशियों में अपने उतार दिए हैं। अब पहला एक चुनाव होगा जिसको प्राथमिक चुनाव कहा जाएगा, इसको प्राथमिक पोलिंग कहा जाएगा और इसमें जनरल की वोटिंग नहीं होगी। सबसे पहले एससी वोट करेंगे, इन सभी को एससी वोट करेंगे। तो मान लेते हैं कि जिन नेताओं को ये पसंद करते हैं उनको वोट करेंगे। एक्स को वोट मिलेगी, वाई को वोट मिलेगी, जेड को मिलेगी, ए को मिलेगी, बी को मिलेगी, सी को मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बी सी को कोई वोट नहीं मिलेगी, कुछ तो मिलेगी घर परिवार की, रिश्तेदारों की, और जो उनके प्रबल समर्थक होंगे उनकी वोट तो उन्हें मिलेगी ही, सबको मिलेगी। लेकिन ज़्यादा किनको मिलेगी? ज़्यादा तो उन्हीं को मिलेगी जिनको ये शेड्यूल कास्ट पसंद करते होंगे। तो इसमें कहा गया कि टॉप 4 प्रत्याशी जिनको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो छांट लिए जाएंगे और इन 4 प्रत्याशियों को प्रत्याशी माना जाएगा और बाकी प्रत्याशी हटा दिए जाएंगे। तो मान लेते हैं ये 4 प्रत्याशी अधिक वोट पाएंगे, जो कि जाहिर सी बात है यही 4 पाएंगे, क्योंकि ये 2 प्रत्याशी प्रायोजित हैं, इनका जनता में कोई अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो इनको इस तरफ से कोई वोट नहीं मिलेगी और ये वोट अभी डालेंगे नहीं। अगर ये वोट डालते तो इनको मिल जाती। तो प्रथम में ये 4 प्रत्याशी छट करके आ जाएंगे। इस प्रकार से जो डमी प्रत्याशी उतारने का जो एक शंका थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लोग इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब ये 4 प्रत्याशी जो होंगे इनको ये सभी लोग वोट करेंगे, वो होगी सेकेंड पोलिंग। तो इस प्रकार से जो एससी है उसको 2 बार वोट देने का अधिकार मिला, जिसको डबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर अब जनरल और एससी दोनों सभी लोग मिलकर के इन्हीं 4 प्रत्याशियों को वोट देंगे, तो फिर इन्हीं 4 में से कोई एक जीतेगा। तो वो समस्या जो आई थी वो समाप्त हो गई। तो ये समझ लिया आपने आरक्षण वाला, और यहाँ पर डबल वोटिंग सिस्टम भी बनाया गया। डबल वोट को हमने आपको समझा दिया वो क्या था। डबल वोट 4 का पैनल बनेगा, 4 प्रत्याशी टॉप वाले लिए जाएंगे। और इसमें क्या किया गया, अब इसमें कहा गया कि ये तो चुनाव में इस तरह से है, सरकारी नौकरियां या अन्य जो सेवाएं हैं उसमें भी जो है इनके लिए कुछ प्राविधान किए जाएंगे। तो कहा गया कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मान लिया जाएगा, यानी वहाँ भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये शर्त मानी गई। और कहा गया प्रांतों में जो शिक्षा का बजट होता है उसमें से कुछ हिस्सा पैसा जो है सिर्फ दलितों के शिक्षा इत्यादि पे खर्च किया जाएगा स्पेशली। यानी प्रांतों के शिक्षा बजट में, प्रांतों के शिक्षा बजट जो पैसा शिक्षा के लिए है, बजट में से कुछ पैसा सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए रखा जाएगा। तो ये एक प्राविधान किया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख प्राविधान थे जो पूना पैक्ट में किए गए, और इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इस पूना पैक्ट के बाद में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा चल रहा था आंदोलन, उस समय 1932 का समय है,
जो दूसरी बार सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया वो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था। अब महात्मा गांधी ने यहाँ से पूरा अपना मन बना लिया कि हमने ये समझौता किया है तो अब हम दलितों उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और यहाँ से गांधी जी जो है राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ा हट करके दलितों उत्थान के कार्यक्रम पर लग गए। और यहाँ से इन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली, जैसे हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, 3 पत्रिकाएं निकाली। इन्होंने एक हरिजन सेवक संघ बनाया। हरिजन शब्द भी इन्होंने ही कॉइन किया, मतलब ये इस हरिजन शब्द के रचनाकार नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि ये शब्द जो है इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक। किसी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गांधी जी ने इस शब्द के लिए क्या अर्थ बताया था। तो हरिजन जो शब्द था उसके लिए महात्मा गांधी ने जो कहा वो कहा ईश्वर के सेवक। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ से इनकार करते हैं कि यदि आप सिर्फ नाम बदल देते हैं उससे हरिजन का उद्धार नहीं हो जाएगा, यानी दलितों का उत्थान नहीं हो जाएगा। तो उस प्रकार से वहाँ पर गांधी जी का तर्क ये था कि 1935 में इन चीज़ों के लिए अनुसूचित जाति शब्द लाया गया, तो इससे भी उद्धार नहीं हो जाता है। उत्थान तभी होगा जब सक्रिय तरीके से कार्य किया जाएगा। सिर्फ पत्र पत्रिकाएं निकाल देने से, सिर्फ संगठन बना देने से, सिर्फ जो है नाम बदल देने से उत्थान नहीं हो सकता है। यह तभी संभव है जब सक्रिय रूप से कार्य किए जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य जो है 1932 के बाद में किए हैं। उन कार्यों पर भी हम किसी क्लास में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यहाँ से आगे बहुत सारे कार्य जो है दलित उत्थान के लिए किए हैं। उन कार्यों पर भी हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पूना पैक्ट को समझने के लिए क्लास थी। पूना पैक्ट को हमने यहाँ पर समझ लिया और फिर ये पूरा जो खाका है, जो समझौता है, इसको सरकार को दे दिया गया और सरकार ने इसके हिसाब से ही अपना जो आगे का कार्यक्रम था उसमें संशोधन कर लिया। और जब आप देखेंगे कि 1935 का अधिनियम आएगा, अभी एक गोलमेज सम्मेलन बाकी है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय होंगे उन सबको, तीनों गोलमेज सम्मेलन के निर्णय और पूना पैक्ट का ये निर्णय, इन सबको मिला जुला करके भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा अधिनियम था, जिससे बहुत सारी चीज़ें वर्तमान संविधान में भी ली गई हैं। वहाँ पर इन चीज़ों को रख दिया जाएगा। इसके बाद में इस सिस्टम के आधार पे 1937 में पहली बार इलेक्शन होंगे, जहाँ पर ये पूना पैक्ट के प्रावधान लागू किए जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को हम क्रमवार पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम चर्चा करेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या था और उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम 1935 पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।